हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम बैटल ऑफ बक्सर को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ रिवॉल्ट ऑफ 1857 को भी कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बैटल ऑफ प्लासी कंप्लीट कर ली थी, साथ ही साथ हम मुग़ल एम्परर्स भी देखते हुए आ रहे थे। तो इस वीडियो में हमारा बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीट हो जाएगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हो जाएगा और मुगल एम्परर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मुगल एम्परर्स तो ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ोगे तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे लास्ट मुगल एम्परर था दिल्ली सल्तनत का, जो कि था बहादुर शाह जफर टू। वो भी आगे लेक्चर में देखोगे, जैसे जैसे देखोगे सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें जीके जीएस आता है तो उसमें हिस्ट्री का सेक्शन ज़रूर होगा। तो आप इन वीडियोज़ की सीरीज़ से अपना हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं सिर्फ वही सिलेक्टेड चीज़ें लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, अपनी आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 1764 में। अगर आपसे पूछा जाए बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, तो वो हुई थी 1757 में। नेक्स्ट हम बात करें तो किन किन के बीच में हुई, तो एक तरफ तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक तरफ हमारे इंडियन रूलर्स थे। अब हुई क्यों, क्या कॉज थे, कैसे हुई, तो वो समझो एक डायग्राम के थ्रू। लेट्स सपोज ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्लू कलर की। जब ये बैटल ऑफ प्लासी जीत गए, बैटल ऑफ प्लासी कब जीते ये लोग? 1757 में। किसको हरा के? सिराजुद्दौला को। जो भी जानना चाहता है बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई, कैसे हुई, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो पहले के लेक्चर अपलोड है, वो जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, साथ ही चैनल पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को विजिट कर सकते हो। तो जब बैटल ऑफ प्लासी हो गई तो होने के बाद सिराजुद्दौला को एक बंदे ने बिट्रे किया था, जो कि था मीर जाफ़र, जो कि 3000 लोगों की सेना लेके निकला था, बट कभी वो लड़ाई में पहुंचा ही नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था कि तू इस लड़ाई में पार्टिसिपेट मत कर। सिराजुद्दौला को हटाने के बाद हम, या फिर डिथ्रोन करने के बाद, वैसे डिथ्रोन नहीं किया था, सिराजुद्दौला को उन्होंने मार दिया था, किल कर दिया था। तो सिराजुद्दौला को मारने के बाद, गेम खल्लास करने के बाद, हम तुझे वहाँ का न्यू नवाब बना देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, न्यू पपेट रूलर बनाया इन्होंने मीर जाफ़र को। बट होना क्या था, मीर कासिम ने बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को साथ मिलके मीर जाफ़र को डिथ्रोन कर दिया, मारा नहीं जान से, बस डिथ्रोन कर दिया। और जो मीर कासिम था वो वहाँ का न्यू नवाब बन गया। अब मीर कासिम नवाब तो बन गया, बट हुआ क्या, जो ये मीर जाफ़र था इसने ऐसे ऐसे रूल्स बना दिए थे, ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी थी जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल चल रहा था बंगाल में। मीर कासिम कहने को तो नवाब बन गया था, बट जो रूल चल रहा था अभी भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चल रहा था। अगर मीर कासिम को रूल अपने हाथ में लेना था तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ना एक बार तो हराना पड़ता। तो हुआ क्या, मीर कासिम ने लोगों के साथ मिलके एक वॉर करी, बैटल ऑफ बक्सर। तो कैसे करी, किस किस लोगों ने पार्टिसिपेट करा, तो वही सब हम देखेंगे। तो इंडियन रूलर्स में से 3 लोग थे तीन पार्टी थी। फर्स्ट पार्टी थी हमारी शाह आलम टू, जिसको आप आलमगीर टू भी बोल सकते हो, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में भी हमारे मुगल एम्परर थे उस टाइम के। तो तुम सोच रहे हो मुगल एम्परर होके भी ये बंदे हार गए, मुगल एम्परर को भी लिया अपने गैंग में ये, पर तब भी हार गया ये। अब हारा कैसे, बताता हूँ, आगे आगे सुनो। तो एक तो हमारे शाह आलम टू हो गए, जो कि उस टाइम के मुगल एम्परर, एक हमारे मीर कासिम हो गए, और एक हो गए हमारे शुजाउद्दौला। अब ये शुजाउद्दौला कौन है? तो ये सिराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला को तो गेम खल्लास इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में कर दिया था। ये है शुजाउद्दौला, जो कि कहाँ का नवाब था? नवाब ऑफ अवध। अगर आप नवाब ऑफ अवध सुनना ही चाहते हो तो अवध को जो होता है हमारा आता है यूपी के सेक्शन में। ओके, तो एक तरह से समझ सकते हो शुजाउद्दौला नवाब हो गया कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है। और ब्रिटिशर्स की तरफ से इस बार जो लीड कर रहा था वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। अगर आपसे पूछा जाए कि बैटल ऑफ प्लासी में कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और बैटल ऑफ बक्सर में कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। रिजल्ट क्या आया? एक तरफ तो 3 लोग, अब 3 लोग भी इतने खतरनाक कि एक तो हो गए हमारे शाह आलम टू, एक हो गए हमारे मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, एक हो गए हमारे शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, जिसको आप आज का उत्तर प्रदेश भी बोलते हो। तो होना क्या था, माना तो ऐसा चाह रहा था कि भाई इन 3 लोगों ने गठबंधन कर लिया, ये लोग जीत सकते हैं, बट रिजल्ट आया एकदम ऑपोजिट। रिजल्ट आया डिसीसिव विक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बिना किसी परेशानी के ईस्ट इंडिया कंपनी मज़े में जीत गई। समझ रहे हो, ये पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उस टाइम, कि 3 लोग एक तरफ हो गए बट स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी मज़े में जीत गई। अब होना क्या था, हर लड़ाई के बाद जो होता है ट्रीटी। तो 1764 में लड़ाई हुई, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ? साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू। अब ये दीवानी राइट्स क्या है?
पहले आप ये समझ लो कि दीवानी राइट्स कहाँ कहाँ के मिले। तो दीवानी राइट्स इन्हें 3 स्टेट के मिले जो कि उस टाइम के पावर हब माने जाते थे, बंगाल के, बिहार के एंड ओडिशा के। तो इसमें क्या था कि बंगाल, बिहार, ओडिशा से जितना भी टैक्स आएगा वो सारा का सारा टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। ये था दीवानी राइट्स कि इनको दीवानी राइट्स मिल गए कि जितना भी टैक्स आएगा वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। अब होना क्या था, बैटल ऑफ प्लासी भी जीत ली, बैटल ऑफ बक्सर भी जीत ली, तो ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल स्टार्ट होने लगा इंडिया में। क्यों? क्योंकि शाह आलम टू जो कि उस टाइम का मुगल एम्परर था वो भी हारा था बैटल ऑफ बक्सर में। तो जब इनका एम्परर ही हार गया तो ऑब्वियस सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उठना ही था। तो धीरे 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 करके ईस्ट इंडिया कंपनी उठती गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बहादुर शाह जफर टू की। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, इसी वीडियो में हम बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीट करेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट करेंगे और लास्ट मुगल एम्परर भी कंप्लीट करेंगे। तो बहादुर शाह जफर टू, गाइज अपने नोट्स अकॉर्डिंगली बनाते हुए चलना, ये नहीं कि मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो बस वीडियो में देखते हुए चलो, अपने नोट्स बनाते हुए चलना। तो बहादुर शाह जफर टू जो कि 1837 से 1862 तक आया, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखो, लास्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया या फिर लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, प्लेड सिंबॉलिक रोल इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 में एक बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करेगा ये। आफ्टर द रिवॉल्ट ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगपून म्यांमार, और रंगपून म्यांमार में ही इसकी टॉम भी है। गाइस पीछे से थोड़ी सी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, मतलब भाई लगता है कोई ना कोई तो आया कॉलोनी में। अभी मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इनकी गैंग वॉर चलती रहती है ना, होपफुली तुम्हारे यहाँ भी चलती होगी। तो इनकी गैंग वॉर चल रही है बढ़िया वाली। बैटल ऑफ बक्सर यहाँ चल रही है, इनकी पता नहीं कौन सी बैटल चल रही है, मतलब रोज़ ही चलती है इनकी बैटल। नेक्स्ट, जब इसको रंगपून म्यांमार भेज दिया, यहाँ से इसको हटा दिया एज अ एम्परर, तो इसको इन्होंने पेंशन दी 2 लाख रुपीज़ पर ईयर, और इसका जो टोम है वो रंगपून में ही लोकेटेड है। इससे एक मैंने लास्ट टू लास्ट मॉक दिया था सीजीएल का, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा था कि जो ये बहादुर शाह जफर है और इसके सन्स थे उनको इन्होंने कहाँ से गिरफ्तार किया था। तो इन्होंने जो इनको गिरफ्तार किया था वो किया था हुमायूं टोम से। तो हुमायूं टोम में ये लोग छुप के बैठे हुए थे या फिर रह रहे थे, तो वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इनको गिरफ्तार किया और रंगपून डिपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि रामगढ़ से कौन लीड कर रहा था, तो रामगढ़ से अवंतीबाई लोधी लीड कर रही थी। इस पे स्टार मार्क कर लेना बिकॉज ऑफ लास्ट टू लास्ट मैंने मॉक दिया था, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा था कि रामगढ़ सेंटर से 1857 की क्रांति में कौन लीड कर रहा था। अब देखेंगे इसके रिजल्ट कि 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ। तो 1857 में इन्होंने दिल्ली तो कैप्चर कर ली थी, 2-3-4 महीने इनके पास दिल्ली रही भी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अपनी बहुत बड़ी बटालियन भेज दी और वापस से दिल्ली को कैप्चर कर लिया। अब दिल्ली को जब इन्होंने वापस से कैप्चर कर लिया तो जो बेगम हज़रत महल है और नाना साहिब है, ये लोग समझ गए थे कि गेम खलास हो चुका है भाई, अब यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है। तो बेगम हज़रत महल और नाना साहिब का ऐसा माना जाता है, जो कि नाना साहिब उस टाइम के पेशवा थे, ऐसा माना जाता है कि ये लोग एस्केप कर गए थे कहाँ पे, नेपाल, एस्केप टू नेपाल। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कैप्टन ह्यू ग्रोज लक्ष्मीबाई वॉज ओनली मैन इन इंडिया। तो अवध से जहाँ से लक्ष्मीबाई लड़ाई कर रही थी 1857 की क्रांति में, तो वहाँ से कैप्टन ह्यू ग्रोज की स्टेटमेंट आई लक्ष्मीबाई के जो भी चीज़ें थी उनको देखने के बाद कि लक्ष्मीबाई वॉज ओनली मैन इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने स्टेटमेंट दी तो ह्यू ग्रोज ने। जैसा कि मैंने आपको बताया था तांतिया टोपे के बारे में आपको थोड़ा और कुछ पढ़ना है, तो तांतिया टोपे ने रिवॉल्ट को कंटिन्यू रखा 1839 तक, 59 तक। वाई? बिकॉज ऑफ तांतिया टोपे एस्केप कर गए थे और वो चाहते थे कि ये रिवॉल्ट कंटिन्यू रहे, तो उन्होंने 2 साल तक और जैसे तैसे करके रिवॉल्ट को कंटिन्यू रखा, थोड़ा 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 थोड़ा। रियल नेम पूछा जाए तांतिया टोपे का तो वो था रामचंद्र पांडुरंगा। कॉजेज़ ऑफ फेलियर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉजेज़ ऑफ फेलियर क्या थे, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा बट आपके उसके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। तो पहला जो था वो था लैक ऑफ यूनिटी। शुरू में तो इनमें बहुत अच्छी यूनिटी थी, उसके बाद लैक ऑफ यूनिटी हो गई, मतलब कि कोई अलग सोचने लगता है, कुछ कोई अलग सोचने लगता है। एजुकेटेड मिडिल क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो हमारे जैसे जो लोग हैं मिडिल क्लास लोग या फिर एजुकेटेड लोग, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करा कि यार जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या मतलब है, जिन लोगों की प्रॉब्लम है वो अपने आप देखेंगे। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश्ड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसे एबॉलिश्ड हो गया? तो उस टाइम जो था वो जो कंपनी थी वो ही पूरा का पूरा इंडिया को मैनेज कर रही थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो रॉयल क्राउन था, उसने वहाँ से ऑर्डर दिया कि अब से तुम्हारा रूल ख़त्म है और अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे इंडिया पे वहाँ से ही। तो रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इस्टेब्लिश इन 1858। ये 48 लिखा हुआ है तो इसको काट के आप 58 कर लेना, ओके, तो इसको 58 कर लेना।
नेक्स्ट हम बात करेंगे उस टाइम की क्वीन कौन थी। तो उस टाइम की क्वीन जो ब्रिटिश की थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। और यहीं पे एक और बंदे की बात होती है, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, आपको नोट डाल के लिखना है कि वीडी सावरकर ने स्टेटमेंट दी थी, इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और वीडी सावरकर 1857 क्रांति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक बुक भी लिख दी इसके ऊपर, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहीं पे हमारा बैटल ऑफ बक्सर और 1857 की क्रांति कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू लेक्चर में, जिसमें हम आगे के अपने लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, आगे के अपना जो भी टॉपिक है उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो, बाय बाय।